हेलो कैंडिडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है लक्ष्य आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैंडिडेट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम सभी लोग एक अच्छे से प्लेटफॉर्म से रोज रूबरू होते हैं, मुलाकात करते हैं, उसी प्लेटफॉर्म पर फिर से आज एक नए चर्चा को लेकर के आया हूं। वो जो नई चर्चा है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिहाज से है और जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंटल साइंस के लिहाज से भी है। इसमें हम लोग कई चीजों के बारे में एक साथ अध्ययन करेंगे। जो करंट है वो तो है ही, इसके अलावा भी कुछ नई चीजों के बारे में यहाँ पर अध्ययन होगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक तो आप लगभग आप लोगों ने गेस किया होगा। अगर गेस कुछ लोग नहीं कर पाए होंगे तो भी कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा। आज का जो टॉपिक है, भारत ने पहली बार, देखिए आपने कई बार तितली अभ्यारण्य के तितली पार्क सुने होंगे, बटरफ्लाई पार्क सुने होंगे, लेकिन आज तक कभी अभ्यारण्य के बारे में नहीं सुना होगा। तो भारत में पहली बार एक ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जिसको बदल करके अब उसका नाम कर दिया गया है तितली अभ्यारण्य, और वो है कौन सी? अरलम। उसके बारे में आज बात करते हैं। तो पहले देखिए करंट अफेयर में लेकर आया है कि केरला वेस्टर्न घाट्स नाउ होम टू बी इंडिया फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी, ये बताया गया यहाँ पर। तो ये करलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये जिसकी एंट्री गेट है ये। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट। पहले करंट क्या है, अगेन वही चीज, करंट पहले क्या है, फिर उसके बाद उसका स्टैटिक क्या है, प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी चीजें हम जानेंगे। तो पहला चीज क्या है, अभी हाल में ही केरल गवर्नमेंट ने केरल गवर्नमेंट ने 18 जून 2025 को, माफ करिएगा, 18 जून 2025 को केरल सरकार ने और केरल के राज्य वन्यजीव बोर्ड ने अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य जो था, अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो थी, उसका नाम बदल दिया है और अब क्या कर दिया है, अरलम तितली अभ्यारण्य। अब उसका नाम क्या हो गया है? तितली अभ्यारण्य। इसका मुख्य जो उद्देश्य है, तितली अभ्यारण्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण मानचित्र पर दिखाना, यानी कि राष्ट्रीय लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम एक स्पीशीज के संरक्षण के लिए एक नया कदम हम लोगों ने लिया है, हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। इस चीज को दिखाना, इस चीज को इंडिकेट करना है इसका मुख्य उद्देश्य। अब अगर हम देखते हैं तो यह पहला भारत का ऐसा संरक्षित क्षेत्र है जो सिर्फ और सिर्फ पूर्ण रूप से तितलियों के संरक्षण के लिए समर्पित है। यहां पर सिर्फ तितलियों का संरक्षण मुख्यतः होगा। इसके अलावा ऐसा नहीं कि यहां पर और वन्य जीव नहीं रहेंगे, वन्य जीव और भी रहेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जिसको दी जाएगी वो तितलियों को दी जाएगी। यहां पर कई प्रकार की इनसे रिलेटेड स्टडीज होंगी, कई प्रकार की अलग अलग स्पीसीज होंगी, जिनमें कुछ एंडेमिक होंगी, ये सारी की सारी यहीं पर होंगी। अगर हम देखते हैं तो इससे यह केवल, देखिए यहां पर अगर तितली वन्यजीव अभ्यारण्य होगा तो यह केवल हमारे पर्यटन और जैव विविधता के लिए नहीं रहेगा। इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, इसके माध्यम से हम अपनी प्रकृति शिक्षा को भी बढ़ावा देंगे। अगर हम देखते हैं ढेर सारे रिसर्च वगैरह होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, उनके बारे में भी बढ़ावा देंगे और इसके माध्यम से हम छोटे छोटे जीवों के महत्व को धीमे धीमे समझेंगे कि भाई आज अगर तितलियों के लिए किया गया है तो कल दूसरे जीव के लिए भी एक नया अभ्यारण्य बनाया जाएगा, कल परसों तीसरे जीव के लिए अभ्यारण्य बनाया जाएगा। तो इस तरह से जो छोटे छोटे जीव हैं उनके संरक्षण के लिए भी सरकारें कदम उठाएंगी। ये एक अच्छा प्रयत्न है कहीं ना कहीं से। अगर इसके बाद हम देखते हैं तो अरलम जो वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में क्या क्या खास है, ये कहाँ है अब जब वो तितली अभ्यारण्य हो गया है तो उसके पहले वन्यजीव अभ्यारण्य जो था उसका एरिया क्या था, उसका लोकेशन क्या है, ये सारा का सारा देखते हैं। तो अगर हम देखते हैं अरलम तितली अभ्यारण्य, पहली बात तो केरला में है, और केरला में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कन्नूर डिस्ट्रिक्ट। केरला के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट है, उसके पश्चिमी घाट में, जो पश्चिमी घाट है उसके पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर स्थित है। तो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट के में जो पश्चिमी घाट पाया जाता है उसके पश्चिमी ढलानों पर ये स्थित है, ये वन्यजीव अभ्यारण्य पूरा का पूरा स्थित है। अगर हम इसका एरिया देखें तो ये लगभग कितना है? 55 वर्ग किलोमीटर का एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल अपने आप में होता है, जो सिर्फ और सिर्फ पहले वन्यजीवों के लिए था, अब तितली अभ्यारण्य हो गया है। और यह अगर ऐसा माना जाता है कि यह इतना खूबसूरत एरिया है कि ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी है और यहाँ पर ढेर सारे अलग अलग देशों के लोग भी आते हैं। एक प्रकार से यह स्वर्ग की तरह दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहां पर आप बादलों के मेल को देखते हो, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को देखते हो और वहां के अलग अलग प्रकार के मौसमों को देखते हो, भरपूर बारिश को भी देखते हो। तो कई प्रकार की चीजों का अनुभूति होती है। इसके बारे में और चीजें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है चिनकुनी पूजा। ये एक नदी है जिसका मुख्य रूप से यहाँ पर प्राकृतिक जल का स्रोत है।
यहाँ पर प्राकृतिक जल का स्रोत जो है वो केवल एक नदी के रूप में है। इसके अलावा देखते हैं यहाँ पर वनस्पति, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय और अर्ध सदाबहार जंगल पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय और अर्ध सदाबहार जंगल जहां पर पाए जाते हैं तो वहां जैव विविधता अपने आप में ही होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और जंगल भी है और अर्ध सदाबहार भी है, तो ऐसे क्षेत्रों में अपने आप जैव विविधता ज्यादा होती है, यानी जैव विविधता पर्याप्त मात्रा में होती है। अगर हम यहाँ पर तितलियों की प्रजाति के बारे में बात करें तो देखिए किसी भी क्षेत्र में इस तरह की स्पीसीज को लेकर के वहां पर सेंचुरी बनाई जाती है तो पहले से उनकी संख्या वहां ज्यादा से ज्यादा मौजूद होनी चाहिए, तभी जाकर के ऐसा प्रयत्न उठाया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि कहीं से तितलियों को भर करके लाया जाएगा वहां छोड़ा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर पहले से नेचुरली उनका नेचुरल हैबिटेट होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तितलियों की प्रजातियां, तो यहाँ लगभग 266 से भी अधिक तितलियों की प्रजातियां हैं, जो अगर हम देखें तो यहाँ पर भारत में पाई जाने वाली और केरल की कुल प्रजातियों का 80% केवल और केवल यहीं पर पाया जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं तो पश्चिमी घाट में कुछ ऐसी तितलियां हैं जिनका ये घर है, इंडेमिक घर है। इंडेमिक स्पीसीज का मतलब होता है ये कहीं पर, देखो स्पीसीज दो प्रकार की अगर हम देखते हैं तो एक होता है इंडेमिक, कौन सा होता है, एक होता है इंडेमिक स्पीसीज। इस इंडेमिक का मतलब होता है स्थानिक, स्थानिक का मतलब होता है किसी एक एरिया पर ही पाया जाता है, बाकी कहीं नहीं पाया जाएगा। तो अभी आपने देखा था पुष्पा भाऊ की एक मूवी आई थी पुष्पा 2, तो उसमें एक रेड सैंडलवुड के बारे में बात की गई थी, लाल चंदन की लकड़ी, तो वो सिर्फ और सिर्फ कहां पाई जाती है, शेषाचलम के जंगलों में पाई जाती है, आंध्रा रीजन पर। तो वो और कहीं नहीं पाई जाएगी, वहीं पर पाई जाएगी क्योंकि स्थानिक है। एक होती है नेटिव, देसी प्रजातियां। तो जब बात करेंगे नेटिव या देसी प्रजातियों के बारे में, तो देसी प्रजातियां ऐसी होती हैं जो किसी एक देश में या आसपास एक दो देशों में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर कुछ तितलियां ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर पाई जाती हैं, स्थानिक है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी तितलियां पाई जाती हैं जैसे कि 6 प्रजातियां ऐसी यहां पर दर्शाई गई हैं जो कि वन्य संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूची वन में दर्शाई गई हैं और वो दर्शाई गई हैं लुप्त हो चुकी हैं, ऐसा दर्शाया गया है। उसके बावजूद यहां पर इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो यानी कि हम देखते हैं यहां पर रेयरेस्ट स्पीसीज जो बटरफ्लाइज की है वो यहां पर मौजूद है। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, यानी कहीं ना कहीं से बटरफ्लाइज इस एरियाज को घेरे हुए हैं या फिर बटरफ्लाइज का ये अट्रैक्शन स्पॉट बन गया है। अगर इसके बाद हम देखते हैं तो यहां पर हर साल अक्टूबर से फरवरी महीने के बीच में तितलियां पश्चिमी घाट के निचली ढलानों से अरलम में अपने आप आती हैं, यानी वहां पर प्रवास करती है और यहां पर आ जाती हैं। जिस दौरान यहां पर एक खास तौर पे तितली आती है जिसका नाम है कॉमन अल्बाट्रॉस। ये एक ऐसी तितली है जो व्हाइट कलर की होती है और बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। यहां पर टूरिस्ट इस तितली को देखने आते हैं। कई प्रकार की तितलियां यहां पर हैं, लेकिन कॉमन अल्बाट्रॉस को मुख्य रूप से देखने के लिए यहां पर लोग आते हैं। और वो जो तितली है ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये व्हाइट कलर की है और ये बड़ी खूबसूरत लगती है। थोड़े से ब्लैक स्पॉट, क्योंकि जब बड़ी तितली हो जाती है तो ये थोड़े से ब्लैक हो जाएंगे, वैसे ये पूरी की पूरी व्हाइटिश होगी। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। यहाँ पर कॉमन अल्बाट्रॉस बहुत पाई जाती है और ये यहाँ पर बहुत सारे लोग केवल इसी तितली को देखने के लिए आते हैं। अन्य जीव, जो अन्य वन्य जीव होते हैं यहाँ पर, उनके बारे में यहां पर हम बात करेंगे। तो देखो अरलम में केवल तितलियां नहीं, मैंने पहले बताया, अरलम में अन्य वन्य जीव भी हैं। वो कौन कौन से अन्य वन्य जीव पाए जाते हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो अन्य वन्य जीवों के बारे में जब हम बात करें तो यहाँ पर ढेर सारे स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। स्तनधारी जीवों के बारे में आप पता है, स्तनधारी कौन से होते हैं, जैसे हाथी है, मालाबार जायंट हो गया, तेंदुआ हो गया, लंगूर हो गया, हनुमान लंगूर हो गया, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, गौर हो गया, सांबर हो गया और चित्तीदार मृग हो गया। ये प्रकार के, ये अलग अलग प्रकार के स्तनधारी पाए जाते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं से अट्रैक्शन का सोर्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ये खास बात यहाँ पर क्या है कि हर साल जनवरी से फरवरी के बीच में यहाँ पर तितली प्रवास अध्ययन आयोजित किया जाता है, यानी तितलियों से संबंध में यहाँ पर अध्ययन आयोजित किया जाता है कि विभिन्न प्रकार की जो तितलियां होती हैं कैसी होती हैं, उनके बारे में क्या होता है, कैसा फूड ग्रहण करती हैं, उनकी खास खास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। तो ये जो अध्ययन को ऑर्गेनाइज कौन कराता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, मालाबार नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वन विभाग के लोग ये आयोजित कराते हैं और ये लगातार हर साल सन 2000 से चला आ रहा है। फिर से हम बात करेंगे मालाबार हिस्ट्री सोसाइटी के लोग और वन्य जीव के वहां जो केरल सरकार के वन्य विभाग के लोग हैं वो लोग इसको आयोजित करते हैं और लगातार 2000 से इसको चलाकर आ रहे हैं या फिर ये प्रक्रिया में है। तो ये तो हो गया
अर्लम तितली अभ्यारण्य के बारे में। तो अर्लम तितली अभ्यारण्य बना कैसे, पहले वन्यजीव अभ्यारण्य था। तो वन्यजीव अभ्यारण्य एक्चुअल में क्या होते हैं, यहां पर ये देख लेते हैं। तो आपने कई बार सुना होगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क के बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये तीनों आपको यहां पर मैं तीनों नहीं बताऊंगा, लेकिन मुख्य रूप से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताऊंगा, वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो वन्यजीव अभ्यारण्य एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर पर्याप्त रूप से पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद होता है। पारिस्थितिकी तंत्र बहुत बेहतरीन होता है। यहाँ पर कई प्रकार के जीव जंतु होते हैं, वनस्पतियां यानी पुष्प होते हैं, भू आकृति विज्ञान यहाँ की कुछ खास होती है। इसके अलावा यहाँ पर प्राकृतिक या फिर प्राणियों के द्वारा आर्टिफिशियल रूप से ढेर सारी एक्टिविटीज जो की गई है वो दर्शाई जाती है। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो यहां पर जो स्थापना इसकी जो की जाती है उसका मुख्य उद्देश्य होता है पर्यावरण की रक्षा करना, उसका प्रचार प्रसार करना और उन पर विकास करना। यहां पर जो लोग रहते हैं, देखिए नेशनल पार्क के अंदर कोई नहीं रहता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर कुछ लोग रह सकते हैं। ये वो सेंटर स्टेट गवर्नमेंट वहां की डिसाइड करती है। तो यहां पर जो लोग कुछ रहते हैं उनके पास कुछ खास अधिकार भी होते हैं जो बाकियों के पास नहीं होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो ये जो एरिया होते हैं वाइल्ड लाइफ, यहाँ पर ढेरों जंगल होते हैं, बड़े बड़े जंगल होते हैं, यहाँ पर नदियां भी होती है और बड़े बड़े पहाड़ भी होते हैं। तो भारत में ढेरों वन्य जीव अभ्यारण्य है और इनकी कुछ खास विशेषताएं हैं। भारत में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, कई अलग अलग स्पीसीज को वहां पर रखा जाता है, जो अन्य देशों में इतना शायद प्रमोशन नहीं होता है जितना भारत में केवल और केवल होता है। कई अलग रेयर स्पीसीज रखे जाते हैं, उनका प्रोटेक्शन भी होता है, नेचुरल हैबिटेट भी बनाया जाता है, जो एक सेतु इन सेतु कंजर्वेशन में आपने पढ़ा होगा। अगर हम वर्तमान में देखते हैं तो वर्तमान में 565 भारत में वन्यजीव अभ्यारण्य है जो लगभग 1,22,560 किलोमीटर के एरिया पर फैले हुए हैं। अगर हम इनका भौगोलिक भारत के हिसाब से भौगोलिक क्षेत्रफल देखें तो 3.73% ये भारत की केवल लैंड को ऑक्युपाई किए हुए हैं। तो ये करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। 565 पूरे हैं। एरिया देखते हैं तो लगभग 1,22,000 किलोमीटर के आसपास है और भारत का कितना भौगोलिक एरिया को कवर कर रखे हैं, 3.73% एरिया को ये कवर कर रखे हैं। तो ये एक छोटा सा सेगमेंट, बेहतरीन सेगमेंट आपके लिए कंटेंट जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इसमें बहुत कम है क्योंकि ये प्रीलिम्स में ही पूछा जाएगा। अब ये फिर इस तरह का डाल दिया जाएगा मेंस में कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को या फिर इस छोटे छोटे स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है उसके बारे में बात करिएगा, तो फिर वहां पर आप अर्लम बटरफ्लाई सेंचुरी के बारे में लिख सकते हो या तितली अभ्यारण्य के बारे में लिख सकते हो। लेकिन ये प्रीलिम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट है, उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो फिलहाल आज का ये करंट अफेयर यही कंप्लीट होता है, ये सेगमेंट कंप्लीट होता है। हम लोग इसी तरह रोज मिलेंगे। बस आपसे मैं यही कहूंगा कि अपनी पढ़ाई करते रहो। ईश्वर से मैं यही दुआ करता हूं कि आप लोग अपनी जो पढ़ाई कर रहे हो, अगर जो भी डेडिकेशन से कर रहा है तो ईश्वर उसकी सुने, वो आगे बढ़े, अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई करो, अपने विजन एम को गेट करो, ठीक है ना, और मन से पढ़ाई करते रहो। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो फिलहाल आज का सेगमेंट यहीं से हम लोग कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद।